19वीं सदी की शुरुआत में इंडोनेशिया में एक शांत ज्वालामुखी था जिसमें न धुआं निकलता था न भूकंप आते थे। इसलिए पास रहने वालों के लिए यह सिर्फ एक साधारण पहाड़ था, लेकिन उसके नीचे कुछ ऐसा हो रहा था जो वे देख नहीं सकते थे। ये ज्वालामुखी तंबोरा था। अप्रैल 1815 में यह अचानक ऐसे फटा जैसे आधुनिक दुनिया ने शायद ही कभी अनुभव किया हो। लगभग 200 साल पहले इंडोनेशिया के एक दूर दराज द्वीप पर तंबोरा, जो देश का सबसे ऊंचा पहाड़ था, फट गया, जिससे 1,20,000 लोगों की मौत हो गई। इतिहासकारों और वैज्ञानिक रिकॉर्ड्स के अनुसार विस्फोट इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 1000 किलोमीटर से भी अधिक दूर तक सुनाई दी। तब कई लोगों को लगा शायद युद्ध या दूर तोपों की आवाज है, पर यह केवल आवाज की ताकत डरावनी नहीं थी। ज्वालामुखी ने बहुत सारी राख, पत्थर और धुआं वायुमंडल में ऊपर फेंक दिया। इसकी वजह से अगले साल पृथ्वी की जलवायु भी बदल गई। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के अनुसार कुछ जगहों पर तापमान गिरा और कुछ देशों में गर्मी में भी सर्दी पड़ गई। फसलें भी नष्ट हो गईं, अकाल पड़ गया और इंडोनेशिया से हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले बहुत से लोग भी प्रभावित हुए। इसी कारण तंबोरा ज्वालामुखी विस्फोट को अब तक की सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी घटनाओं में गिना जाता है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की विनती करता हूं। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी मदद है। चलिए शुरू करते हैं। माउंट तंबोरा इंडोनेशिया के सुंबावा द्वीप पर स्थित है। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला एक विशाल क्षेत्र है, जहां कई सक्रिय ज्वालामुखी और बार-बार भूकंप आते हैं। यह कई ज्वालामुखी इसलिए हैं क्योंकि पृथ्वी के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स नामक बड़े पत्थर के टुकड़े हैं जो धीरे-धीरे चलते हैं। इंडोनेशिया में ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती और धक्का देती हैं। इसलिए जब एक प्लेट दूसरी के नीचे जाती है तो पृथ्वी की अधिक गर्मी से उसका कुछ भाग पिघल जाता है। चट्टान के पिघलने पर वह मैग्मा बनती है जो समय के साथ ज्वालामुखी के नीचे इकट्ठा हो जाती है, और जैसे जैसे यह बढ़ता है अंदर का दबाव भी बढ़ता जाता है। यह एक प्रेशर कुकर की तरह है जो लगातार गर्म होता जा रहा है। जब पहाड़ उस ज्यादा दबाव को सहन नहीं कर पाता तब विस्फोट होता है, और यही ठीक तंबोरा में हुआ। 1815 के विस्फोट से पहले ज्वालामुखी लंबे समय से शांत था। शायद ये सैकड़ों साल बिना बड़ी गतिविधि के रहा, इसलिए लोग इससे नहीं डरते थे। कार्बन डेटिंग से हुए अध्ययनों के अनुसार ये पहाड़ 50,000 साल से अधिक पुराना है। उस समय यह क्षेत्र के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक था। बड़े विस्फोट से पहले इसकी ऊंचाई लगभग 4,300 मीटर तक पहुंचती थी। लेकिन पहाड़ के नीचे एक बड़ा मैग्मा चैम्बर था जो धीरे धीरे भर रहा था। जैसे जैसे मैग्मा बढ़ता गया, पृथ्वी के अंदर गर्मी और दबाव भी बढ़ता गया। वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार ज्वालामुखी के नीचे तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है, और चूंकि तंबोरा का मैग्मा चैम्बर दूसरे ज्वालामुखियों की तुलना में कम गहरा था, इसलिए दबाव भी ज्यादा तेजी से बनता गया। इसे समझने के लिए सोचिए, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को देर तक हिलाने पर अंदर दबाव बन जाता है जब तक कि उसे खोला न जाए। जब आप इसे अचानक खोलते हैं तो जोरदार विस्फोट होता है। तंबोरा में भी यही हुआ, पर यह कई गुना ज्यादा ताकतवर था। 1800 के शुरुआती समय में सुंबावा द्वीप पर कई राज्य और सुल्तानात थे। इनमें तंबोरा साम्राज्य ज्वालामुखी के पास था। हजारों लोग वहां रहते थे। यह इलाका कृषि, व्यापार और प्राकृतिक संसाधनों के लिए मशहूर था, क्योंकि ज्वालामुखी के पास की जमीन बहुत उपजाऊ होती है। हालांकि यह खतरनाक था, फिर भी कई लोग वहां रहते थे क्योंकि ज्वालामुखी की मिट्टी खेती के लिए उपजाऊ होती है। जब तंबोरा के आसपास लोगों की जिंदगी सामान्य चल रही थी, पहाड़ के नीचे हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि बड़ी आपदा उनका इंतजार कर रही है। और अप्रैल 1815 आते आते मानवता के इतिहास में देखे गए सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखियों में से एक आखिरकार फट पड़ा। माउंट तंबोरा के पूरी तरह फटने से पहले ये एक दिन में अचानक नहीं हुआ। पहले कुछ चेतावनियां आई थीं। 1812 में ज्वालामुखी बहुत लंबे समय तक शांत रहने के बाद जागना शुरू हुआ। कुछ हल्के झटके आए
उसके मुहाने से धुआं और भाप निकलने लगी और कभी-कभी पहाड़ की चोटी से काले बादल उठते थे। लेकिन उस समय वैज्ञानिकों के पास आज के जैसे आधुनिक उपकरण नहीं थे। तब ऐसे सेंसर भी नहीं थे जो मैग्मा की गतिविधि पर नजर रख सकें। कोई चेतावनी प्रणाली नहीं थी जो समय पर बाहर निकलने को बता सके। इसलिए तंबोरा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए धुआं और कंपन शायद उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गए थे। कुछ ऐसा ही हुआ था। कई सालों तक पहाड़ ऊपर से शांत था, लेकिन इसके नीचे लगातार गर्मी, गैस और पिघला हुआ पत्थर जमा हो रहे थे। जैसे जैसे दबाव बाहर नहीं निकल पाता, वो और भी बढ़ता जाता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे ढक्कन वाले बर्तन में पानी उबल रहा हो। जैसे जैसे अंदर पानी उबलता है, भाप बढ़ती जाती है। जब भाप नहीं निकलती तो ढक्कन पर दबाव बढ़ता है। जब ढक्कन नहीं झेल पाता तो वह फट जाता है। यही तंबोरा में हुआ। वैज्ञानिक रिकॉर्ड के अनुसार तंबोरा का बड़ा विस्फोट 5 अप्रैल 1815 को शुरू हुआ था। शुरुआत में कंपन हुए और ज्वालामुखीय सामग्री बाहर निकली थी, लेकिन इससे भी बड़ा विस्फोट कुछ दिनों बाद आया, 10 अप्रैल 1815 की रात को। उससे पहले ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा के रास्ते में कुछ अटका हुआ था। ये पुराना मैग्मा अब गाढ़ा और सख्त हो गया था। समय के साथ ये पहाड़ के नीचे के मुंह को ढकने वाला एक ढक्कन जैसा बन गया था। दबाव आसानी से बाहर नहीं निकल रहा था। समय के साथ गैस और मैग्मा अंदर फंसते गए, जिससे तापमान और दबाव बढ़ता गया। ज्वालामुखी जब और नहीं सह सका तो अवरोध टूट गया और असली खतरा शुरू हुआ। मैग्मा और ज्वालामुखीय गैस पहाड़ के नीचे से बहुत जोर से ऊपर उठे। ये सिर्फ साधारण धुआं नहीं था, ये पृथ्वी के अंदर से अचानक निकला बहुत गर्म राख, पत्थर और दबाव का विस्फोट था। इसलिए जब तंबोरा फटा तो ये सिर्फ साधारण आवाज की तरह नहीं सुना गया। इसे झटका लहर, शॉक वेव के रूप में सोचना ज्यादा सही है। साधारण आवाज तेज हो या धीमी, वो हवा में लहर की तरह जाती है, जबकि झटका लहर, शॉक वेव, अचानक और उग्र होती है, जैसे हवा पर जोरदार प्रहार। ये पास से गुजरते हुए तेजी से चीजों को धक्का देती है और अस्त व्यस्त कर देती है। इसे समझने के लिए बाल्टी में पानी सोचो। जब तुम सतह पर फूंक मारते हो तो बस छोटी सी लहर बनती है, लेकिन अगर उसमें कोई बड़ा पत्थर फेंक दो तो पानी अचानक हर दिशा में उछल जाता है। यही फर्क है सामान्य आवाज और शॉकवेव में। तंबोरा में विस्फोट इतना जोरदार था कि ज्वालामुखी से निकला दबाव हवा में बहुत दूर तक फैल गया। शोधकर्ताओं के अनुसार विस्फोट की आवाज दूर तक सुनाई दी और कई लोगों ने इसे तोप या युद्ध की आवाज समझा। लेकिन जो और भी डरावना है वो ये कि ये पहली जोरदार विस्फोट अभी सबसे भयानक नहीं थी। वो तो बस एक चेतावनी थी। पहाड़ के नीचे और भी बड़ी ताकत तैयार थी। जैसे जैसे मैग्मा का रास्ता खुल रहा था, सबसे बड़ा विस्फोट करीब था, जो सिर्फ सुम्बावा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जलवायु बदल देगा। जब अप्रैल 1815 में तंबोरा के शक्तिशाली विस्फोट शुरू हुए तो लोगों ने जल्दी ही महसूस कर लिया कि यह कोई साधारण ज्वालामुखी विस्फोट नहीं है। ज्वालामुखी से इतनी जबरदस्त दबाव निकला कि हवा खुद भी मानो किसी बहुत बड़ी ताकत से टकरा गई हो। ज्वालामुखी विशेषज्ञों के अनुसार तंबोरा से निकली शॉकवेव इतिहास में दर्ज सबसे शक्तिशाली वायुमंडलीय धमाकों में से एक थी। सरल शब्दों में कहें तो विस्फोट सिर्फ शोर नहीं था, इसने सचमुच हवा को हर दिशा में जबरदस्ती बाहर की ओर धकेल दिया। इसी कारण तंबोरा से दूर इलाकों में भी लोगों ने धमाके की आवाज सुनी। कुछ कस्बों और द्वीपों में लोगों को लगा कि युद्ध या समुद्र में गोलाबारी हो रही है। कुछ सैनिकों को यह देखने भेजा गया कि कहीं हमला या जहाज खतरे में तो नहीं है, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लड़ाई की आवाज है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे ये साफ हो गया कि ये कोई युद्ध नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट था। हैरानी की बात यह है कि तंबोरा सिर्फ एक बार नहीं फटा था, ये कई दिनों तक बार बार बहुत जोरदार विस्फोट करता रहा। हर नए विस्फोट के साथ पृथ्वी के नीचे से नई दबाव की लहरें आती थीं। दरअसल पहाड़ के अंदर ऐसा ही हो रहा था। पहले विस्फोट से मैग्मा का रास्ता खुला, लेकिन नीचे अब भी काफी मैग्मा और ज्वालामुखीय गैस थी। नई मैग्मा पृथ्वी के गहरे हिस्से से आ रही थी, जिससे ज्वालामुखी की ताकत खत्म नहीं हो रही थी। जब तक नई मैग्मा और गैस अंदर आती रहती है, तब तक नए विस्फोट भी होते रहते हैं। हर विस्फोट के साथ और ज्यादा राख व पत्थर ऊपर उड़ते हैं।
ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार कुछ जगहें 1000 किलोमीटर से भी दूर थीं। विस्फोट की गूंज अब भी सुनाई देती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हल्की आवाजें दक्षिण पूर्व एशिया के दूर हिस्सों तक पहुंच सकती थीं। यह सिर्फ ये दिखाता है कि तंबोरा ने कितनी बड़ी ऊर्जा छोड़ी थी। लेकिन जब लोग ज्वालामुखी के धमाकों और गूंज को सुनने में व्यस्त थे, तो राख के साथ एक और भी बड़ा खतरा आ रहा था। पहले तेज विस्फोटों के बाद बहुत सारी ज्वालामुखीय राख हवा में फैलने लगी। ये कोई साधारण धूल नहीं थी। ज्वालामुखीय राख पत्थर, कांच व खनिज के बेहद बारीक टुकड़े होते हैं। इंसान या जानवर इन्हें सांस से लें तो ये बेहद खतरनाक हैं। ये फसलों को नष्ट कर सकता है, पानी को दूषित कर सकता है और सांस लेने में गंभीर परेशानी पैदा कर सकता है। पहले बड़े विस्फोट के अगले दिन तंबोरा से दूर के इलाकों में भी राख गिरने लगी। धीरे धीरे आसमान पर धूसर धुआं छा गया। इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में घनी राख के कारण दोपहर भी रात जैसी लग रही थी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार कुछ जगहों पर सूरज नहीं दिख रहा था। चमकीला आसमान अब अंधेरे और पीले धूसर धुंध में बदल गया था। जब ये सब हो रहा था, दूर से ज्वालामुखी की गूंज लगातार सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती के नीचे से लगातार गरजने की आवाज आ रही हो। घरों, सड़कों और खेतों पर धीरे धीरे मोटी राख जमा होने लगी। शुरू में कुछ लोगों ने सोचा कि शायद इस राख का कोई खास या औषधीय असर हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये साफ हो गया कि ये एक बहुत बड़ी आपदा है। हर दिन राख और भी ज्यादा मोटी होती गई। चारों तरफ और भी ज्यादा अंधेरा छा गया। जैसे जैसे हवा ज्वालामुखी की राख को पश्चिम ले गई, जावा और बाली द्वीपों पर असर बढ़ गया। सिर्फ कुछ ही दिनों में तंबोरा के आसपास का पूरा माहौल बदलने लगा, और ये तो विस्फोट का सबसे भयानक हिस्सा भी नहीं था। 10 अप्रैल 1815 तक तंबोरा के आसपास का इलाका लगभग नर्क जैसा दिखने लगा था। पास के द्वीपों पर जमीन पर मोटी राख की परत जम गई थी। कुछ स्थानों पर राख इतनी घनी थी कि कुछ नहीं दिखता था। दोपहर में भी वहां अंधेरा, धुआं और ज्वालामुखी की गूंज थी। लेकिन हालात चाहे जितने भी खराब थे, ये विस्फोट का सबसे खतरनाक हिस्सा नहीं था। उस रात तंबोरा प्लीनियन स्टेज में प्रवेश कर गया, जैसा वैज्ञानिक कहते हैं। ये ज्वालामुखी विस्फोट का सबसे उग्र और सबसे विनाशकारी हिस्सा होता है। यहीं पर लगातार और बेहद शक्तिशाली विस्फोट होते हैं, जो बहुत अधिक राख, पत्थर और गैस को वातावरण में बहुत ऊंचाई तक फेंक सकते हैं। इसे आसान तरह से समझने के लिए एक ऐसा प्रेशर कुकर कल्पना करें जो बस यूं ही नहीं फटा। ऐसा जैसे करोड़ों टन गर्म पत्थर और गैस अचानक पूरे पहाड़ से ऊपर की ओर धकेल दिए गए हों। रात के समय तंबोरा ने बहुत बड़े विस्फोट स्तंभ निकालना शुरू कर दिया। अध्ययनों के अनुसार ये लगभग 40 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल तक पहुंच गए। ये बहुत ऊंचा है, आजकल के ज्यादातर हवाई जहाजों की सामान्य उड़ान से भी ऊंचा। जैसे जैसे राख का घना बादल ऊपर उठता गया, वैसे वैसे गर्म ज्वालामुखी पत्थर और पुमिस आसमान से गिरने लगे। पुमिस एक हल्का लेकिन कठोर ज्वालामुखी पत्थर है, जो तब बनता है जब गैस से भरा मैग्मा तेजी से ठंडा हो जाता है। कुछ जगहों पर आसमान से गिरने वाले पत्थर इंसान की मुट्ठी के आकार के थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, विस्फोट और भी ज्यादा उग्र होता गया। ऐतिहासिक चश्मदीद गवाहों के अनुसार पूरा पहाड़ जैसे जल रहा था। इसकी चोटी से आग, राख और काले धुएं के गुबार अलग अलग दिशाओं में निकल रहे थे। सीधे कहे तो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन फट रही हो। इसके बाद तंबोरा के आसपास के गांवों में ज्वालामुखी की घनी राख गिरने लगी। धीरे धीरे घर, पेड़, खेत और सड़कें राख से ढकने लगीं। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना कुछ आने वाला था, पायरोक्लास्टिक फ्लो। ये ज्वालामुखी विस्फोट का सबसे घातक हिस्सों में से एक होता है। पायरोक्लास्टिक फ्लो बेहद तेज, बेहद गर्म राख, पत्थरों और जहरीली गैसों का बहाव है, जो ज्वालामुखी से नीचे आता है। ये साधारण धुआं नहीं होता, ये आग और राख का विशाल बादल होता है, जो पहाड़ से तेजी से नीचे बढ़ता है। ये इतना गर्म और तेज है कि ज्वालामुखी के पास बचना मुश्किल है। वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार पायरोक्लास्टिक फ्लो का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये इतना गर्म होता है कि ये अपने रास्ते में आने वाली लगभग हर चीज को तुरंत जला सकता है। और उस रात तंबोरा का विशाल इरप्शन कॉलम ढह गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हवा में राख और मलबा बहुत भारी हो गया था, इसलिए वो वापस जमीन पर गिर गया।
वहीं से बड़े पायरोक्लास्टिक फ्लो शुरू हुए। इसके बाद जलती हुई राख और गैस पहाड़ से नीचे बहने लगी। इसने तंबोरा के आसपास के गांवों और राज्यों को निगल लिया। पहले समृद्ध तंबोरा साम्राज्य अब लगभग समाप्त हो चुका है। कई सालों बाद की गई पुरातात्विक खुदाई के अनुसार कुछ घर मोटी ज्वालामुखीय परतों में दबे हुए पाए गए। कुछ मानव कंकाल भी घरों के अंदर पाए गए। ये बताता है कि त्रासदी कितनी जल्दी घटी। कई लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला। सिर्फ इमारतें ही नहीं, और भी बहुत कुछ खो गया। वहां रहने वाले लोगों की संस्कृति और इतिहास का एक बड़ा हिस्सा भी खो गया। इतिहासकारों के अनुसार उनकी अपनी एक भाषा थी जो आसपास के अन्य क्षेत्रों से अलग थी, लेकिन विस्फोट के बाद यह लगभग पूरी तरह से उनकी अपनी ही समुदाय के साथ गायब हो गई। पायरोक्लास्टिक प्रवाह से तंबोरा के आसपास के इलाके नष्ट हो रहे थे और रात में ज्वालामुखी लगातार फट रहा था। पूरा द्वीप धीरे धीरे एक बहुत बड़ा आपदा क्षेत्र बनता जा रहा था। जब पायरोक्लास्टिक प्रवाह तंबोरा के आसपास के इलाकों को नष्ट करता रहा, तब एक और खतरनाक प्रभाव महसूस होना शुरू हुआ। जब बहुत गर्म राख, पत्थर और ज्वालामुखीय मलबा नीचे की ओर तट की तरफ बहा, तो उसका एक बड़ा हिस्सा पानी में गिर गया, जिससे सुनामी आ गई। यह इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ये पर्याप्त थी कि आसपास के तटीय इलाकों में दहशत और अतिरिक्त तबाही मचा सके। कुछ समुद्र के पास के इलाकों में अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और कुछ ही मिनटों में वह तेजी से वापस भी चला गया। इसी के साथ ज्वालामुखी से तेज विस्फोट भी लगातार होते रहे। उस समय के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार कुछ द्वीपों पर इतना अंधेरा छा गया था कि दोपहर होने के बावजूद लोगों को मोमबत्ती जलानी पड़ी। सूरज ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान में घनी राख छाई थी जिसने रोशनी को रोक दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे आसमान को धूल के बादल ने ढक लिया हो, और समय के साथ राख की बारिश और घनी हो गई। धीरे धीरे पेड़, घर, खेत और नदी सब ढक गए। हरा भरा माहौल अब धूल में बदल गया और वहां लगभग कोई जीवन नहीं बचा। गवाहियों के अनुसार कुछ जगहों पर सुबह के बावजूद माहौल सामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हमेशा रात हो गई हो। 10 अप्रैल को सबसे तेज विस्फोटों के बाद भी तंबोरा तुरंत नहीं रुका। अगले हफ्तों और महीनों तक ये लगातार गूंजता रहा और राख व धुआं छोड़ता रहा, भले ही इसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। 1815 के मध्य तक ही ज्वालामुखी की तीव्र गतिविधि पूरी तरह से शांत होने लगी, लेकिन भले ही विस्फोट कमजोर पड़ गया था, इसने बहुत बड़ा नुकसान छोड़ दिया था। इतिहासकारों और ज्वालामुखी विशेषज्ञों के अध्ययन के अनुसार सुंबावा के बड़े हिस्से में लगभग सारी वनस्पति नष्ट हो गई थी। कई जंगल राख से ढक गए थे, कई नदियां और समुद्र तटों का स्वरूप बदल गया था, और खुद तंबोरा पर्वत भी विस्फोट के बाद छोटा हो गया था। आपदा से पहले इसकी ऊंचाई लगभग 4000 मीटर से अधिक मानी जाती थी, लेकिन इतनी बड़ी विस्फोट और चोटी के ढहने के कारण पहाड़ की ऊंचाई में काफी कमी आ गई। ये दिखाता है कि पहाड़ का कितना बड़ा हिस्सा फटकर गायब हो गया। एक और समस्या ने बचे लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। समुद्र में ज्वालामुखीय मलबे की मोटी परत के कारण जहाज तुरंत तंबोरा के आसपास नहीं आ सके। उस समय समुद्र के कई हिस्से तैरती हुई पुमिस और राख से ढक गए थे। इसी वजह से मदद और सामान पहुंचाने में दिक्कत हुई, और जैसे जैसे समय बीतता गया, विस्फोट के और भी गंभीर प्रभाव महसूस होने लगे। भूख, बीमारी और खाने व साफ पानी की कमी। मोटी राख की वजह से कई फसलें बर्बाद हो गईं। बहुत सारे जानवर मर गए। कुछ जगहों पर लोगों को फसल नहीं मिली। इतिहासकारों के अनुमान के अनुसार विस्फोट, पायरोक्लास्टिक प्रवाह और राख की बारिश की वजह से हजारों लोग तुरंत ही मर गए, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग आने वाले महीनों में भूख, बीमारी और क्षेत्र में सामान्य जनजीवन के ठप पड़ने से मारे गए। और कुल मिलाकर अनुमान है कि 1 लाख से अधिक लोग तंबोरा विस्फोट और उसके बाद आई जलवायु आपदा के प्रभाव से प्रभावित हुए या मारे गए। लेकिन इंडोनेशिया में इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद तंबोरा का असर सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया तक सीमित नहीं था। धीरे धीरे इसकी राख और सल्फर का असर पूरी दुनिया में फैलने लगा, जो इसने वायुमंडल में छोड़ा था। और आने वाले महीनों में पृथ्वी एक अजीब मौसम का अनुभव करना शुरू कर देगी, जिसे द ईयर विदाउट ए समर कहा जाएगा। आधुनिक समय में वैज्ञानिक वॉल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स (VEI) का उपयोग ज्वालामुखी विस्फोट के आकार को मापने के लिए करते हैं,
जितनी अधिक संख्या उतना शक्तिशाली और खतरनाक विस्फोट होगा। उदाहरण के लिए VEI-5 के विस्फोट बहुत बड़े होते हैं और ये बहुत अधिक राख और पत्थर उगल सकते हैं। लेकिन ज्वालामुखी वैज्ञानिकों के अनुसार 1815 में तंबोरा का विस्फोट VEI-7 तक पहुंच गया था। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक है। सरल शब्दों में सिर्फ एक पहाड़ नहीं फटा था, बल्कि ऐसा लगा जैसे पृथ्वी का बड़ा हिस्सा ऊपर उड़ा दिया गया हो। वैज्ञानिकों के अनुसार तंबोरा ने वातावरण में सैकड़ों घन किमी राख, पत्थर, गैस और ज्वालामुखी सामग्री निकाली थी। यहीं से वो असर शुरू हुआ जिसकी दुनिया को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि राख और सल्फर इंडोनेशिया तक सीमित नहीं रहे। वे ज्वालामुखी विस्फोट के बाद दूर तक फैल गए। ये वातावरण में बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया और धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों में फैल गया। इसकी वजह से सूरज की रोशनी जो ग्रह की सतह तक पहुंचती थी वो कम हो गई। इसे और आसान तरीके से समझने के लिए आप उस धुएं की कल्पना करें जो बहुत बड़ी आग से निकलता है। जब धुआं बहुत घना होता है तो उसके आर पार जाने वाली रोशनी कम हो जाती है। ऐसा ही पृथ्वी पर तंबोरा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। अगले साल अलग अलग देशों ने अजीब मौसम परिवर्तन अनुभव करना शुरू कर दिया। तापमान गिर गया, मौसम और भी ठंडा हो गया और कुछ जगहों पर यहां तक कि गर्मी के मौसम में भी बर्फ और पाला पड़ने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में ठंड और मौसम बदलने से कई फसलें नष्ट हो गईं। कुछ जगहों पर गर्मी के महीनों में भी पाला पड़ गया। कुछ खेतों में फसलें नहीं आईं। कुछ किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई और इसी वजह से खाने की भारी कमी शुरू हो गई। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार कई देशों में भुखमरी, खाने की कीमतों में बढ़ोतरी और बीमारियों में इजाफा हुआ। तब अधिकतर लोग नहीं जानते थे कि ये इंडोनेशिया के एक ज्वालामुखी से जुड़ा है, क्योंकि तब तक यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं था कि बड़े विस्फोट दुनिया की जलवायु पर कैसे असर डालते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों के लिए यह स्पष्ट है कि तंबोरा से निकला सल्फर और ज्वालामुखीय कण 1816 में हुई अजीब जलवायु आपदा के मुख्य कारणों में से एक थे। जब कई देश ठंड और फसल की बर्बादी से जूझ रहे थे, उस विस्फोट का संस्कृति व इतिहास पर भी असर पड़ा। उन समय की घटनाओं ने कलाकारों और लेखकों को भी प्रभावित किया। इतिहासकारों के अनुसार तंबोरा विस्फोट के बाद का अजीब और उदास मौसम 19वीं सदी की कुछ प्रसिद्ध हॉरर कहानियों की प्रेरणा का हिस्सा बना, जिसमें मैरी शेली की फ्रैंकस्टीन भी शामिल है। चीन में भी भीषण ठंड और भोजन की कमी ने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया और उस समय की कुछ पारंपरिक रचनाओं और कविताओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन उन सभी सांस्कृतिक प्रभावों के बावजूद सबसे बड़ा असर तो लाखों जानों के नुकसान का था। सिर्फ वे लोग ही पीड़ित नहीं थे जो सीधे विस्फोट में मारे गए। बहुत से लोग भूख, बीमारी और विस्फोट के बाद आई जलवायु आपदा के कारण भी मारे गए। और आज तक वैज्ञानिक और इतिहासकार तंबोरा विस्फोट को आधुनिक मानव इतिहास की सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक मानते हैं। इसने सिर्फ एक द्वीप को नष्ट नहीं किया, बल्कि इसने पूरे ग्रह की जलवायु को बदल दिया, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी और ये दिखा दिया कि जब प्रकृति की असली ताकत चलती है तो इंसान कितना छोटा और कमजोर है। तंबोरा विस्फोट के बाद 200 सालों में कोई ज्वालामुखी विस्फोट उस स्तर तक नहीं पहुंचा और यही वजह है कि आज तक दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे लगातार अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि तंबोरा ये याद दिलाता है कि चाहे कोई पहाड़ सैकड़ों सालों तक शांत क्यों न रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके नीचे कोई खतरा छुपा नहीं है।